एक दिन जंगल में दिकू आया और उसने आदिवासी की जमीन पर अपने पैर जमा लिए। हुआ ये कि जो जमीन का मालिक था वो अब मजदूर बन गया। उसे बिगारी करने पर मजबूर किया गया। दिकू ने आदिवासियों की खुशियां तो छीनी ही, लेकिन जब भी कोई आवाज उठी उसे कोड़ों से दबा दिया गया। उन्होंने पेड़ काटे, नदियों को गंदा किया और उस धरती को लहूलुहान कर दिया जिसे आदिवासियों ने सदियों से अपनी मां की तरह संभाला था। पर वो एक बात भूल गए थे। वो ये भूल गए कि इस जंगल की माटी में एक आग छुपी है। और ये कहानी उसी आग की है। ये कहानी उस नायक की है जो उसी जंगल से उठा और जिसने ब्रिटिश तानाशाही को खुली चुनौती दे दी, जिसने दुनिया को बता दिया कि जब जंगल जागता है तो बड़े बड़े साम्राज्य कांप जाते हैं। ये कहानी है बिरसा मुंडा की। तो बिरसा की इस क्रांति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब मुंडाओं की पूरी दुनिया पर बाहरी ताकतों का कब्जा हो रहा था। देखिए, मुंडाओं का जो जीवन था वो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा था और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो खुंड कट्टी पर आधारित थी। अब खुंड कट्टी का सीधा सा मतलब था कि जमीन किसी एक की नहीं बल्कि सबकी है। पूरा का पूरा समुदाय मिलकर खेती करता था, मिलकर संसाधनों का इस्तेमाल करता था। ये सिर्फ कोई सिस्टम नहीं था, ये उनकी जिंदगी का तरीका था, उनकी पहचान थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए। 1757 में प्लासी की लड़ाई से उन्होंने भारत में अपने कदम रखे। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इसके बाद तो वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मालिक ही बन बैठे। और फिर तो जैसे कानूनों की बाढ़ आ गई, एक के बाद एक ऐसे कानून जिन्होंने आदिवासियों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो है दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ थी खुंडकट्टी जहाँ समुदाय ही सब कुछ था, जमीन सबकी थी, और दूसरी तरफ आई जमींदारी व्यवस्था जिसने जमीन को एक निजी संपत्ति बना दिया। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और बेचारे आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल होकर भूमिहीन मजदूर बन गए। और जमींदारों के साथ साथ साहूकार, अंग्रेज अफसर, ये सब जंगल में घुसने लगे। आदिवासी इन्हीं बाहरी लोगों को एक नाम से बुलाते थे, दिकू। मतलब वो लोग जिन्होंने उनकी जमीन और उनकी पहचान दोनों पर कब्जा कर लिया था। तो इसी अत्याचार और शोषण के माहौल में एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी, एक नौजवान की, जिसका नाम था बिरसा। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनका बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीता। कहते हैं वो एक कमाल के बांसुरी वादक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें पढ़ाई के लिए एक मिशनरी स्कूल में भेज दिया गया। उस स्कूल में बिरसा ने देखा कि कैसे अंग्रेज शिक्षा का इस्तेमाल आदिवासियों का धर्म बदलने के लिए कर रहे थे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं है, ये तो उनकी पूरी पहचान छीनने की एक साजिश है। और बस उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया। और फिर साल आया 1894। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। छोटा नागपुर में भयानक अकाल और महामारी फैल गई। सरकार पूरी तरह खामोश थी, लेकिन बिरसा चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने लोगों की सेवा की, उन्हें अंधविश्वास से बाहर निकाला, बीमारियों का इलाज करवाया, और यहीं से लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, धरती आबा, यानी धरती का पिता। तो एक समाज सुधारक से बिरसा अब एक क्रांति के नेता बनने वाले थे। एक ऐसी क्रांति जिसे इतिहास आज उल गुलान के नाम से जानता है। उल गुलान, इसका मतलब है महान उथल पुथल, और ये वाकई एक उथल पुथल ही थी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये उन शोषण करने वालों, जमीन हड़पने वालों और जबरन धर्म बदलने वालों के खिलाफ एक आग थी। इसका एक ही मकसद था, अंग्रेजी हुकूमत का अंत और आदिवासियों के अपने राज की स्थापना। और इस उलगुलान का एक ही नारा था, अबुआ राज सेतिर जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी हमारा राज आए और महारानी का राज खत्म हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस आदिवासी चेतना की गर्जना थी जो अब किसी भी पराये शासन को मानने को तैयार नहीं थी। इस आंदोलन की रणनीति भी देखिए कितनी साफ थी। पारंपरिक धनुष बाण के साथ अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध। और निशाना कौन थे? सिर्फ वो लोग जो शोषण करते थे, जैसे पुलिस थाने, अंग्रेजों के ठिकाने। आम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गया। और सफेद झंडा, वो इस आंदोलन की पहचान बन गया।
ये जंगल से उठे एक ऐसे तूफान की तरह था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जनवरी 1900 की बात है। डोम्बारी पहाड़ी पर बिरसा एक जनसभा कर रहे थे। तभी अंग्रेजी फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस समय के द स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस गोलीबारी में लगभग 400 लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये बिरसा के नाम की उस चिंगारी को कुचलने की एक सोची समझी साजिश थी। बिरसा उस हमले में किसी तरह बच निकले, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब सोचिए, उस जमाने में 500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। किसी अपने ने ही पैसों के लालच में बिरसा के छिपने की जगह अंग्रेजों को बता दी। जब बिरसा अपनी सेना के साथ जंगल में सो रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें पकड़ लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 25 साल के थे। सरकारी तौर पर कहा गया कि मौत हैजे से हुई, लेकिन आज भी कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्हें जेल में जहर दिया गया था। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने विद्रोह को हमेशा के लिए कुचल दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बिरसा का शरीर भले ही मिट गया हो, पर वो जो चिंगारी जला गए थे वो बुझने वाली नहीं थी। और उसी चिंगारी का असर था कि बिरसा के बलिदान के ठीक 8 साल बाद 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ा। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी। ये उलगुलान की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। आज भी आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजता है। भारत में जब भी जनजातीय अधिकारों की बात होती है, उसकी नींव में बिरसा का संघर्ष जरूर आता है। और उनके जन्मदिन यानी 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं होती, लड़ाई अपनी पहचान की होती है। और उनकी कहानी हमें आज एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जंगल जागता है, तो क्या वाकई साम्राज्य कांप जाता है?